जब चेतन के साथ साथ सभी ने इस बारे में जाना कि शेखरन खूनी वधू के हाथ मारा गया है, तो सभी इस भयानक सच को पचा नहीं पा रहे थे। माही और चेतन दोनों अपने कमरे में थे। माही किसी पुरानी किताब को हाथ में लिए बेमन से उसके पन्ने पलट रही थी और चेतन शांति से पलक पर लेटा हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और आज हुई घटना के कारण दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी एकाएक चेतन माही के हाथ में पकड़ी किताब को देखकर बोला, रहस्यमयी मौत। माही, तुम ये किस तरह की किताब पढ़ रही हो? तब माही ने उबासी लेते हुए वो किताब साइड में रखकर कहा, मैं पढ़ नहीं रही थी, नींद आ जाए इसलिए बस उठा ले आई थी। तब चेतन ने तुरंत ही कहा, ओह खैर वो छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूं कि शेखरन जो इतना शक्तिशाली आदमी था वो हारा कैसे? तब माही बोली, बताने वाला तो जा चुका है, कैसे जान पाएंगे हम? तब चेतन उठते हुए बोला, चलो दोबारा वहां चलते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी नींद नहीं आ रही, क्या पता कुछ नया पता चल जाए। ये सुनकर माही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चेतन की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। फिर क्या था, दोनों एक बार फिर उस ब्रजमोहन के घर पर पहुंच गए। घर पूरी तरह खुला पड़ा था। दोनों ने घर की ओर कदम रखा और तभी माही टॉर्च के जरिए यहां वहां देखते हुए बोली, चेतन जरा ध्यान से सभी जगह देखना। ये सुनकर जैसे ही चेतन ने मुख्य दरवाजा धीरे से बंद किया तो उस दरवाजे के पीछे लकड़ी के जल जाने का निशान था। ये देखकर दोनों उस कमरे तक पहुंच गए जहां शेखरन बैठा था। वो दोनों काफी देर तक उस कमरे को ठीक से देखते रहे। खिड़की के पास एक टेबल रखा हुआ था और उसके बिल्कुल करीब वैसा ही निशान था। ठीक एक और वैसा ही निशान बिस्तर की ओर वाली दीवार पर था। चेतन ये सारी चीजें देखकर बोला, माही मैं पूरी कहानी समझ गया हूं। शेखरन पूरी तरह तैयार था ही नहीं, असल में हुआ कुछ ऐसा होगा। ये कहते हुए शेखरन के बारे में चेतन ने कहानी सुनाना शुरू की। चेतन वहां रखी खाने की प्लेट को देखकर बोला, मुझे लगता है शेखरन रात के खाने के बाद पलंग पर बैठकर सारी किताबों की जांच कर रहा होगा। उसी समय घर के बाहर मुख्य दरवाजे से कुर्सी लगाकर बैठा गार्ड रेडियो पर तेज आवाज में गाने सुन रहा होगा, क्योंकि हमने उसका टूटा रेडियो देखा था। ये सुन माही ने धीमे से कहा, ओके आगे? तब चेतन दोबारा बोला, हाँ। इसके बाद अचानक ही खूनी वधू बिना किसी शोर और बिना किसी इंडिकेशन के खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुई और टेबल पर रखी शेखरन की किताबों को हाथ में उठा लिया। और जैसे ही शेखरन ने खूनी वधू को घर में देखा तो वो घबरा गया और पलंग से उतरकर टेबल की ओर अपनी मंत्र वाली किताब देखा, पर वो तो खूनी वधू के हाथ में थी। यहाँ उन दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हुई होगी और खूनी वधू ने सबसे पहले उसकी मंत्रों वाली किताब जलाकर यहाँ पटकी। लेकिन अपनी किताब को जलता देख शेखरन गुस्से से भर उठा और उसने खूनी वधू पर हमला किया, पर खूनी वधू अचानक गायब हो गई, जैसा उसने मेरे साथ लड़ाई में किया था, और वार सीधा खिड़की पर जा लगा। इसलिए ये निशान यहाँ है। तब माही ये सुनकर बोली, यहां तक करेक्ट है, फिर आगे? तब चेतन ने दोबारा कहा, फिर आगे शेखरन ने दौड़कर किताब जलती देखी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी विद्या पूरी तरह से राख हो चुकी थी। शेखरन हमेशा से किताब पर डिपेंडेंट था और बिना किताब के खूनी वधू को हराना उसके लिए मुश्किल था। वो कुछ और कर पाता उससे पहले खूनी वधू ने पलंग पर पड़े किताबों और कागजों में भी आग लगा दी होगी। ये देख शेखरन से रहा नहीं गया और उसने एक बार फिर दोबारा कोशिश करते हुए मंत्र पढ़कर उसने खूनी वधू पर वार किया और उसका दूसरा वार सीधा दीवार पर जा लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद माही थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, चेतन यहाँ मिले सबूतों को देखकर तो यही लग रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो सटीक है, लेकिन फिर वो बाहर वाले दरवाजे पर बना निशान, उसका क्या? तब चेतन मुस्कुराकर बोला, अच्छा सवाल। मेरे हिसाब से शेखरन समझ गया था कि वो खूनी वधू से जीत नहीं पाएगा। तब उसने जलती आग से पेपर उठाया और तेजी से दरवाजे पर वार कर उसे तोड़ा। उसी झटके से वो गार्ड भी गिरकर बेहोश हो गया और उसका रेडियो भी टूट गया, पर वो खूनी वधू से बच नहीं पाया और बाहर जाते ही खूनी वधू ने शेखरन की जान ले ली। माही चेतन की थ्योरी को सच मानकर बोले, सही कहा, इसके अलावा उसके मर जाने का कोई तुक नहीं है। पर चेतन सच में जिस तरह से तुमने ये चीजें देखकर ये कहानी बताई वो काबिले तारीफ है। कम से कम हम उसकी मौत को समझ तो पाए।
इसके बाद माही और चेतन दोनों घर लौट आए। अगले दिन वीर सिंह और काशी जी दोनों मिलकर किसी बात पर विचार कर रहे थे। तभी चेतन वहां आया। तब वीर सिंह उसकी लाल हो चुकी आंखों को देखकर बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरी रात सो नहीं पाए? तब चेतन ने कहा, हाँ, हम शेखरन की मौत का रहस्य समझ रहे थे। खैर, आप लोग बताइए, उस क्लू पर कुछ लीड मिली? तब ये सुन वीर सिंह मुंह बनाते हुए बोला, अब तक तो नहीं। इसके बाद चेतन काशी जी की ओर देखते हुए बोला, और पिताजी, आप गांव के लोगों से दद्दा जी के बारे में जानने की बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ पता चला? तब काशी जी बोले, हाँ, कल मैं गुरुजी के बारे में पता कर रहा था, लेकिन वही सब बातें पता चल पाई है जो हम पहले से जानते हैं। गांव में उनकी उम्र का ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जो एक पुख्ता जानकारी दे सके। लेकिन बस एक बात अलग पता चली है। प्लीज हेल्प मी गाइस। तब चेतन और वीर सिंह ये सुनकर एक साथ बोले, क्या? काशी जी ने कहा, सरपंच के पिता ने बताया कि हमारे लोगों का कोई ना कोई संबंध अंबिकापुर से है। और फिर वीर सिंह भी हैरानी से बोला, अंबिकापुर, उससे भला क्या संबंध हो सकता है हमारा? कहते हुए वीर सिंह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया और कुछ ही पल में वापस आकर बोला, मुझे याद आ गया, अंबिकापुर में पहले बड़ा हाट लगा करता था जो कि कई साल पहले लगना बंद हो गया। और जिस तरह से हमारा काम अनाज बेचने खरीदने का है, जो कि हमारा पुश्तैनी काम है, क्या पता इसी कारण हमारा संबंध उस गांव से हो। ये सुनकर चेतन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, वो जो भी हो पिताजी, अगर गांव का नाम आया है तो हमें जाना चाहिए। एक बार पता करने में हर्ज ही क्या है? ये सुनकर वीर सिंह तुरंत ही बोला, तो ठीक है, फिर देर किस बात की, चलो चलें। तब चेतन ने तुरंत ही कहा, नहीं वीर सिंह, तुम नहीं, यहाँ तुम्हारा रहना जरूरी है। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर ऐसे में भाभी और गौतम पर भी खतरा हो सकता है, इसलिए माही और मैं जाते हैं। वैसे भी माही का चेहरा हमारी परदादी से मिलता है, अगर दादी का संबंध उस गांव से हुआ तो क्या मान ले। ये सुनकर वीर सिंह बोला, तो ठीक है, तुम दोनों जाओ, यहाँ की चिंता मत करना, मैं हूं यहाँ। इसके बाद चेतन और माही दोनों अंबिकापुर के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों में वो दोनों अंबिकापुर के बाहर खड़े थे। चेतन ने गांव के बाहर ही जीप रोक दी। तब माही बोली, क्या हुआ चेतन, हम यहाँ क्यों रुक गए? तब चेतन बोला, हम जो दद्दा जी की तस्वीरें लाए हैं उसे निकाल लो, हम यहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए चेतन थोड़ा आगे निकल आया, लेकिन तभी दोबारा माही के पास आकर बोला, माही, याद रखना, हमारा टारगेट बूढ़े लोग हैं और हमें उन्हीं लोगों से पूछना है, ओके? माही ने इस बात के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों अरुणोदय सिंह की जवानी के दिनों वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लोगों को दिखाकर उनके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि किसी ने उन्हें देखा है। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गांव में पूछना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं बता सका अरुणोदय सिंह के बारे में। थोड़ी देर बाद शाम होने लगी। तब माही थक हार कर जीप में बैठते हुए बोली, चेतन, मुझे लगता है हम सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। इतने साल बाद दत्ता जी को कौन पहचानेगा? माही की बात सुन चेतन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया और वो बोला, सही कहा माही, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें लौट जाना चाहिए। ये कहते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और वो तुरंत बाहर निकलते हुए बोला, बस माही, एक आखिरी कोशिश और, कुछ ना मिला तो हम घर की ओर निकल जाएंगे। ये कहते हुए चेतन एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे भैया जी, यहाँ सालों पहले एक बड़ा हाट लगा करता था, वो जगह कहाँ है? तब उस आदमी ने चेतन को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, पहली बार यहाँ आए हो क्या? तब चेतन ने हैरानी से कहा, पहली बार। क्यों, क्या हुआ? तब वो आदमी दोबारा बोला, तब ही, खैर आगे जाकर तुम किसी से भी हाट मैदान पूछ लेना, पता चल जाएगा। चेतन और माही दोनों उस आदमी की बात मानकर हाट मैदान पहुंच गए। वहां आज के समय का बस अड्डा बना हुआ था और कुछ दुकानें थी। वो लोग जैसे ही एक दुकान की ओर बढ़े तभी दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई पड़ी, ए बुढ़िया, कितनी बार कहा है शाम के समय यहाँ भीख मांगने मत आया कर, घर जाते वक्त भी तेरा चेहरा दिखता है तो अशुभ हो जाता है। कहते हुए उस आदमी ने एक बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया और वो माही से कुछ दूरी पर गिरी। माही उस आदमी पर भड़कते हुए चिल्लाई, अरे अरे जाहिल आदमी,
अपनी माँ से ऐसे ही बिहेव करते हो क्या? तभी वो आदमी भी भड़क उठा। ओ मैडम जी, घर जाते समय इस पागल बुढ़िया के चक्कर में हमारा दिमाग गर्म मत कीजिए। इससे पहले बात आगे बढ़ती, चेतन ने बीच बचाव करते हुए बात को संभाल लिया। जब मामला सुलझ गया तो माही और चेतन आगे बढ़ गए। तब पीछे से वो बुढ़िया आश्चर्य से बोली, हूबहू वही शक्ल। ये सुनते ही चेतन और माही दोनों के कदम रुक गए। इधर वीर सिंह और काशी जी दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी घर में आकर बोला, वीर सिंह भैया, आप लोगों को सरपंच जी ने पंचायत में बुलाया है। उस आदमी की बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो दोनों समझ चुके थे कि ये बुलावा शेखरन की मौत की जवाबदेही के लिए आया है। जब वो दोनों पंचायत भवन पहुंचे तो पाया सरपंच जी समेत कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। तब काशी जी और वीर सिंह के वहां पहुंचते ही सरपंच सफेद कपड़े में लिपटी शेखरन की लाश की ओर देखकर काशी जी पर भड़कते हुए बोला, काशी जी, जब इस आदमी ने अपने मुंह से कबूला था कि खूनी वधू के नाम पर इसने हत्या की है, तब आप लोगों की बात सिद्ध हो गई थी। लेकिन आज इसी आदमी की लाश मिली है जो आपके साथ मिलकर खूनी वधू को रोकने वाला था। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। तभी पास खड़ा दूसरा आदमी एक पल काशी जी और वीर सिंह को देखकर बोला, माफ कीजिएगा सरपंच जी, लेकिन शायद आपको वीर सिंह भैया के परिवार पर भरोसा नहीं है। ये वही है जिन्होंने गांव को कई बार खूनी वधू से बचाया है। तो क्या आप इस हत्यारे की मौत का इल्जाम इन लोगों पर लगा रहे हैं? ये सवाल सुनते ही सरपंच सकपका गया। उस आदमी के साथ कुछ और लोगों ने उसका समर्थन दिया और इस तरह काशी जी और वीर सिंह के बिना एक शब्द बोले ही मामला उन दोनों के पक्ष में चला गया और सरपंच जी शांत पड़ गए। तब काशी जी बोले, शुक्रिया दोस्तों, हम पर विश्वास करने के लिए। हम मानते हैं कि खूनी वधू ने इसे हम लोगों के साथ के कारण मारा है, पर हम भी उसे हराने के बहुत करीब है। हम बहुत जल्द उसे नष्ट करेंगे और इसके साक्षी आप सभी ग्रामवासी होंगे। जहां एक तरफ काशी और वीर सिंह ने गांव वाला मामला हैंडल कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत माही के करीब चली आई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बिल्कुल वही है। ये सुनते ही चेतन आश्चर्य से बोला, क्या आप सचमुच इसे जानती हैं? तब वो बूढ़ी औरत बोली, इसे नहीं, उस बेचारी एक अबला की बेटी थी, अपनी माँ के साथ रहती थी। ये सुनते ही चेतन और माही हैरान हो गए। तभी चेतन ने तुरंत जेब से अरुणोदय जी की तस्वीर निकाली और उस बूढ़ी औरत को दिखाते हुए बोला, और क्या आप इन्हें भी जानती हैं? तब बुढ़िया ने तस्वीर चेतन के हाथ से ले ली और उसे अपनी आंखों से बिल्कुल दूर रखकर आंखें छोटी करके देखने लगी और फिर एक बार चेतन को देखकर बोली, अरे हाँ, इसे और तेरे जैसे दिखने वाले उन दोनों लड़कों को भी नहीं भूल सकती मैंने ही उन दोनों को मदद के लिए बुलाया था। ये सुनते माही और चेतन आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर कौन है ये बूढ़ी औरत और कैसे जानती है वो अरुणोदय सिंह को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।